E cos थीटा इंटू डी, और ये E cos थीटा क्या चीज हो जाएगा, इसी को तो हम लोग E पैरेलल बोल रहे हैं। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू E पैरेलल इंटू डी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला आ गया, डेल्टा V इक्वल्स टू E पैरेलल इंटू डी, जिसमें कि E पैरेलल क्या है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं तो इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड, और भी किसी किसी डायरेक्शन में हो सकता है, खाली इसके अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ रहा है वही E पैरेलल है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वाले कंपोनेंट की वजह से हो रहा है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि इस परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से यहां से यहां तक ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा। तो बात क्लियर है? डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब प्लस माइनस जो है ना वो हम लोग खुद देख लेंगे कैसे, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो VA माइनस VB ये डेल्टा V है ना, वो मैन्युअली चेक कर लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां रहेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये अपने पास प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए वही तरीका है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फील्ड का डायरेक्शन होता है। और ये फॉर्मूला तैयार हो गया, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E पैरेलल इनटू D। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। E पैरेलल क्या है? उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही E पैरेलल के बराबर है। बात क्लियर है? ठीक, इसको हम लोग हटाते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जवाब देते चलना। देखो, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 20 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, इस डायरेक्शन में है। अगर हम तुमसे पूछें कि बताओ VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB, तो सबसे पहली बात कि हम मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। तो भाई डेल्टा V क्या होता है? E पैरेलल इनटू D। इनको ज्वाइन करने वाले लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा का पूरा फील्ड इसी डायरेक्शन में है, कितना? 20। तो E पैरेलल का वैल्यू हो गया 20 इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5। अब रहा बात प्लस की माइनस, तो भाई हम VA माइनस VB लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ है। तो VA माइनस VB अगर लिख रहे हैं तो ये तो प्लस में आना चाहिए था, तो बस ठीक है, प्लस में है 100 वोल्ट। अगर हम VB माइनस VA पूछते तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग यही लिखते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं कि VB माइनस VA लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, मतलब A हायर पोटेंशियल पर है और B लोअर पोटेंशियल पर है, तो अगर हम VB माइनस VA लिखते तो माइनस लगा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। C D ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच का गैप 2 मीटर। ये बताओ VC माइनस VD का वैल्यू क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग नहीं आने वाला है,
पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। इसके अलोंग मतलब सीधा सा बात यह है कि ई पैरेलल का वैल्यू CD केस में क्या है 0। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। ये एक पॉइंट है G और ये एक पॉइंट है H, ठीक है। ये वाला जो एंगल है, ये डिस्टेंस हो गया 4 मीटर एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। VH माइनस VG का वैल्यू बताना है, VH माइनस VG, E पैरेलल इंटू D, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इधर E है तो इधर E cos 60 हो जाएगा। E पैरेलल का वैल्यू E cos 60 के बराबर, ठीक है। और D का वैल्यू कितना हो गया 4। अब रहा बात प्लस या माइनस, ठीक है। प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, तो भाई ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से, इसका कंपोनेंट करेंगे तरह से जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड G से H की तरफ जा रहा है, मतलब G हायर पोटेंशियल पर है और H लोअर पोटेंशियल पर है, तो ये कम पोटेंशियल वाला है। तो VH माइनस VG करेंगे तो पक्का है कि माइनस आना चाहिए। E का वैल्यू कितना था 20 cos 60 इंटू 4 विथ माइनस साइन, तो VH माइनस VG इज इक्वल्स टू, ये हाफ हो जाएगा तो 10 माइनस 40 वोल्ट। H और G के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो माइनस 40 वोल्ट के बराबर हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखा जाए। B का जो पोटेंशियल है ये 15 वोल्ट, ये हो गया 0,0, पॉइंट A is 3,0 and point B is 3,5। स्पेस में अब देखो एक क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। ये एक्सवाई प्लेन में 3 पॉइंट दिया हुआ है, ओरिजिन है पॉइंट A पॉइंट B, तीनों पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट 20 वोल्ट 15 वोल्ट। क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर एग्जिस्ट एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू XY plane. There exists an uniform electric field parallel to XY plane. Find value of this electric field. Find value of this electric field. Potential of some points are given in the diagram. Potential of some points are given in the diagram. तो ये जो भी
फोटो है, इसमें कुछ पॉइंट का पोटेंशियल दे दिया और बोल दिया है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है मतलब यहीं पर कहीं है किसी डायरेक्शन में, जेड में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, एक्स वाई प्लेन के पैरेलल ही फील्ड है और कैसा है, यूनिफॉर्म। तो अब हम लोग को बताना है कि वो फील्ड कितना होगा। अब समझना बात, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E पैरेलल इनटू डी लिखा जा सकता है। अभी तक हम लोग इससे पोटेंशियल डिफरेंस लिखने में यूज कर रहे थे, अब हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज कर लेंगे। कैसे, ध्यान से देखना एक बात, पॉइंट O और पॉइंट A ये दोनों पॉइंट इस x के पैरेलल है, अलोंग x है। इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के x कंपोनेंट की वजह से ही आया होगा। O और A के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी कंपोनेंट की वजह से आया है। कौन से कंपोनेंट की वजह से, x कंपोनेंट की वजह से। ये बात तो तय हो गया। अच्छा, तो अब x डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन हम तुरंत बता देंगे कि इधर होगा। क्यों, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां स्पेस में जो Ex है, Ex तो भाई ऐसे पूरे स्पेस में Ex का डायरेक्शन ये है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को देखो, पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B जब भी इस तरह से स्पेस में अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल लेके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा ना, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा और कुछ पॉइंट्स का पोटेंशियल लेके पूछ लेगा तुमसे। तो हम लोग यही काम कर रहे होंगे। तो पॉइंट A और B में ये दोनों y के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इसी कंपोनेंट की वजह से आएगा जो y के अलोंग है। तो वो या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। बताओ कहां होगा? डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट जो है वो ऊपर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो हमको सबसे पहले तो Ex और Ey का डायरेक्शन मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि Ex और Ey निकाल लेंगे। कैसे? पहले हम अलोंग x ये वाला इक्वेशन लिख रहे हैं, अलोंग x। अब हम खाली मैग्नीट्यूड पे काम करेंगे क्योंकि प्लस माइनस तो डायरेक्शन से हमको पता चल जाएगा, मतलब डायरेक्शन नोन है ना, Ex और Ey का। तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू E पैरेलल इनटू D। तो अलोंग x इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है ना। 20 माइनस 5 E पैरेलल मतलब Ex और इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप कितना हो गया 3। तो Ex इज इक्वल्स टू 5, x कंपोनेंट 5 आ गया। यही कार्यक्रम हम अलोंग y कर देंगे। डेल्टा V इज इक्वल्स टू E पैरेलल इनटू D। तो y में जो दो पॉइंट है उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 15, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन हमको मालूम चल चुका है। E पैरेलल मतलब Ey और इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप कितना है 5 मीटर। तो D का वैल्यू हो गया 5। तो Ey आ गया तुम्हारा 1। Ex और Ey मिल गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, Ex तुम्हारा इधर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मतलब -5i और Ey पॉजिटिव में। Ex नेगेटिव में था तो -5i, Ey पॉजिटिव में है तो +1j। स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, -5i +j। बात क्लियर है? हटाते हैं इसको। तो इस तरीके से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस VB माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल A डॉट dr फ्रॉम A टू B। ये बड़े काम का फॉर्मूला है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या चीज है? नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है।
एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा उसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलने वाले हैं। ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो लिख लेंगे हम लोग डेफिनेशन, इफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सरफेस, if all the points of a surface are at same potential, if all the points of a surface are at same potential, then that surface is called equipotential surface. If all the points of the surface are at same potential, then that surface is called equipotential surface. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तुम बोलोगे सर इक्विपोटेंशियल सरफेस का एग्जाम्पल तो है अपने पास एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, इक्विटोरियल प्लेन ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल का इक्विटोरियल प्लेन याद करो, उसके पूरे इक्विटोरियल प्लेन के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम था। कितना था? 0। 0 है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी वैल्यू है वो हर जगह सेम था। अब वो 0 होता, 5 वोल्ट होता, 50 वोल्ट होता, 10 वोल्ट होता, 2 वोल्ट होता, जो भी होता उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है ना। तो इक्विटोरियल प्लेन जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और कोई एग्जांपल? और भी है, सरफेस ऑफ एन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, उस स्फीयर का जो सरफेस है, सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल KQ बाई कैपिटल R के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का जो सरफेस है वो सरफेस भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन और ये उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक प्रॉपर्टी होता है, एक खास बात। क्या खास बात? इनफैक्ट दो बातें हैं इसके लिए, दो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग बात करेंगे। अगर तुमको ये याद आ गया, ये -Q, ये +Q, ये जो पूरा प्लेन है, ये लाइन नहीं खाली, ये पूरा प्लेन इक्विपोटेंशियल है। जितना डिस्टेंस यहां से उतना ही डिस्टेंस यहां से, तो इसकी वजह से पोटेंशियल प्लस इसकी वजह से मिला के 0 हो जाएगा और इसके हर पॉइंट का 0 रहेगा। स्फीयर है, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेंटर से सब बराबर डिस्टेंस पर है, तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर? KQ/R। इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 0। तो वैल्यू क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी वैल्यू है वो हर जगह सेम है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। प्रॉपर्टीज क्या है? पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज perpendicular, is always perpendicular to equipotential surface। जहां पर भी कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, पक्का है। फिर से एग्जांपल देख लो, यही तो एग्जांपल सामने है। यहां पर -Q और यहां पर ये +Q, ये डाइपोल हो गया। ये इसका पूरा इक्विटोरियल प्लेन, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विटोरियल लाइंस है और इस पूरे का पोटेंशियल 0 है। 0 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है? कांस्टेंट है। पोटेंशियल इस पूरे का कांस्टेंट है, ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस है।
तो अब यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल लाइन पर, देखो ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, तो इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, कहीं भी इस पूरे लाइन पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, इस तरह से ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट, और ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट हुआ तो ये इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर हो गया, कहीं भी ले लो। बात क्लियर है? तो ये तो एक एग्जांपल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। और देख लो भाई, और भी अपने पास, जैसे ये स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, जो लेना ले लो, ठीक है। इसका ये जो सरफेस है, दिस सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों? इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल किसके बराबर है? के क्यू बाई आर, कांस्टेंट। यहां देखें हर जगह। अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे पॉइंट चार्ज ऐसा रेडियली आउटवर्ड ऐसे फैला होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो इनवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में ऐसा फैला हुआ है तो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमको दिख रहा है, हर जगह पर देख लो, ये सरफेस है, हर जगह पर इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जहां भी तुमको दिखेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का है कि उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहने वाला है। ठीक है? सवाल है ऐसा क्यों हो रहा है ना? ऐसा होने के पीछे लॉजिक क्या है? तो ऐसा होने के पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, समझना। हर बार ऐसा ही होगा। क्यों होगा? देखो, सपोज ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस, हम ऐसा एक प्लेन सरफेस टाइप से ले लीजिए। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, पूरे सरफेस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट वैल्यू है ना, पोजीशन के साथ वैरी नहीं कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ, हम बाई कॉन्ट्राडिक्शन इसको प्रूव करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। अगर थीटा परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो किसी दो पॉइंट का, सपोज ये पॉइंट ए है, कहीं पॉइंट बी है, कहीं भी पॉइंट ए और बी है, ए और बी के बीच का जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखने जाएंगे, वीबी माइनस वी ए इज माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। ये ए और बी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का ही दो पॉइंट है। ये जो है ये जीरो होना चाहिए। क्यों? वी ए इक्वल्स टू वीबी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वी ए इक्वल्स टू वीबी है, ये तो पहले से ही पता है। मतलब ये वाला क्वांटिटी जीरो होना चाहिए, ये वाला क्वांटिटी जीरो है, मतलब ये वाला सामान जीरो है। और अगर ये जीरो है तो ये वाले चीज को जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब E डॉट डी आर जीरो कब होगा? व्हेन E इज परपेंडिकुलर टू डी आर। इसका मतलब ये है कि थीटा कितना है? 90 डिग्री। और अगर ये थीटा 90 नहीं हुआ, थीटा 90 नहीं हुआ तो E डॉट डी आर का वैल्यू जीरो नहीं होगा। E डॉट डी आर का वैल्यू जीरो नहीं होगा तो ये वाला क्वांटिटी नॉन जीरो रहा। इसका मतलब VB माइनस VA इज अ नॉन जीरो वैल्यू। VB माइनस VA अगर जीरो नहीं है तो A और B का पोटेंशियल सेम नहीं रह पाएगा।
तो गड़बड़ है। जब इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो सेम होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो चीख चीख कर बोल रहा है कि ई नॉट डी आर को जीरो होना पड़ेगा। और कब होगा? व्हेन ई, या तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, तब तो बात ही खत्म हो गया। या तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट करता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है, तब तो बात ही खत्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई और डी आर को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो ये अपने पहले प्रॉपर्टी का लॉजिक था। दूसरे प्रॉपर्टी का अगर बात किया जाए, ये तो हो गया पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है work done in taking a charge from one point to another point over an equipotential surface is zero। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर कोई है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को ले जाने में वर्क डन जीरो होगा, कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। क्यों? लॉजिक समझना। सपोज ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब V जो है वो कांस्टेंट हो गया। तो एक बात तो पक्का है कि अब इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वैल्यू रखता होगा, डायरेक्शन तो पक्का है कि परपेंडिकुलर है। तो अगर हम, ये रेड वाला जो एरो दिख रहा है, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है। अगर हम किसी भी चार्ज को, क्यू चार्ज को, सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना चाहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट जो हम करेंगे वो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग करेंगे। और फोर्स किधर लग रहा होगा? फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो एक्सटर्नल को फोर्स नीचे लगा के रखना होगा ताकि भाग नहीं जाए, है ना। मतलब उसको बैलेंस करके रखना होगा और स्लोली इधर लेके जाना है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, जो एक्सटर्नल का फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल कहां फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट में, सो दैट वो भाग नहीं जाए चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा है तो वो पकड़ के रखा है, तो नीचे फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा होता तो वो ऊपर लगा रहा होता, ताकि वो होल्ड करके रखे, क्योंकि हमको स्लोली लेके जाना है ना। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भागेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्स या जो भी फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो F इज परपेंडिकुलर टू डी आर, सो वर्क क्या आ जाएगा? जीरो। तो एक्सटर्नल के द्वारा किसी पॉइंट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्यों है? डिस्प्लेसमेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग होगा और फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये दो प्रॉपर्टीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम तुमको दो एग्जांपल दिए, ठीक है। एक डाइपोल का इक्वेटोरियल प्लेन, दूसरा स्फीयर का सरफेस। और भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉसिबल है। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप का हो सकता है, तो पहले हम लोग किस बेसिस पर बात करने वाले हैं ये समझ लेते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं शेप के बेसिस पर, है ना। और शेप के अकॉर्डिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप का हो सकता है, तो जवाब है इनफाइनाइट। इक्विपोटेंशियल सरफेस इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है। हम लोग यहाँ 3 टाइप का बात करने वाले हैं, 3 टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों? 3 सिमेट्रिकल शेप, वरना शेप कितने टाइप का हो सकता है, कोई भी रैंडम शेप बन सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है। हम लोग 3 सिमेट्रिकल शेप का यहां पर बात करने वाले हैं। तो पहला है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, तीसरा प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 3 टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग बात करने वाले हैं। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस या प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोल सकते हैं। और हम लोग जब अभी इस पर डिस्कशन करेंगे तो हम लोग को एक चीज दिखेगा कि जो 3 टाइप है, हम लोग जो गॉस लॉ में 3 सिमेट्री डिस्कस किए थे ना, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेनर सिमेट्री, ठीक है, तो हमको वहां से काफी कुछ ये मैच करता हुआ दिखेगा, काफी कुछ मेल खाता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो स्फेरिकल, जैसे वहां पे स्फेरिकल सिमेट्री के लिए हम लोग फील्ड डिराइव किए थे, सिलिंड्रिकल सिमेट्री के लिए डिराइव किए थे और प्लेनर सिमेट्री के लिए किए थे। तो कुछ उसी टाइप का ऑब्जेक्ट या उसी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वहां से काफी कुछ मैच करता हुआ हम लोग को दिखने वाला है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे।